विद्या की देवी होती हैं सरस्वती, लेकिन जब वो वही विद्या धंधे में तब्दील हो जाती है तो वहाँ लक्ष्मी जैसे अनुयायियों का डेरा पड़ जाता है। ज्योतिष विद्या के साथ भी वही हालत है। कोई सौतन से छुटकारा दिला रहा है, कोई मुटकरनी करा रहा है, कोई रत्न व्यवसाय कर रहा है, कोई सर मुड़ा करके और माला गन अंगूठियाँ पहन करके बड़े बड़े होटलों में 6 से लेकर 20,000 रुपये का अपॉइंटमेंट दे रहा है, ले रहा है। इससे अलग हट करके कुछ और छात्रनुमा शिक्षक भी हैं जो ज्योतिष को उसके प्रकर्ष तक, उसकी ऊंचाई तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। ऐसे ही हैं प्रोफेसर राजेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर आर के सिंह। आर के सिंह जी मध्य प्रदेश के प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया और जौनपुर के तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भूगोल के एसोसिएट प्रोफेसर बन गए। हमने ज्योतिष के जुड़े हुए विभिन्न आयामों पर उनसे बातचीत की है। आइए हम आपको बताते हैं कि ज्योतिष को लेकर के उनका नज़रिया क्या है और हम ज्योतिष को क्यों समझें, क्यों पढ़ें और क्यों उसका पालन करें। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक विज्ञान है। ग्रहों का मानव के ऊपर या समस्त पृथ्वी के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, सामान्य रूप से सबसे ज़्यादा सूर्य के विषय में ही बात की जाती है। तो सूर्य का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये तो हम रोज़ देखते ही हैं कि सूर्य के बिना ही जीवन संभव नहीं है। उसी प्रकार से जो अन्य ग्रह हैं सूर्य के अतिरिक्त भी, जैसे मंगल है, शुक्र है, बृहस्पति गुरु महाराज हैं, शनि है, तो इन सब ग्रहों का पृथ्वी पर और मनुष्य के ऊपर व्यापक प्रभाव पड़ता है और उसी के अध्ययन को ज्योतिष कहा। क्यों पढ़ें हम उसको? जी, क्यों पढ़ें हम? नहीं, पढ़ना आवश्यक नहीं है। ये मेरा ये मानना है कि जिस व्यक्ति की इसमें गहन रुचि होती है, और नहीं, वही तो, क्यों रुचि होती है, वो भी मेरा इसमें ये मानना है कि जो उस व्यक्ति की जिसकी रुचि होती है इसमें, उस व्यक्ति की भी कुंडली में ऐसे ग्रह नक्षत्र बैठे होते हैं जो उसको इस तरह की ऑक्यूल्ट साइंसेस की तरफ खींचते हैं और तभी इसमें रुचि होती है और तभी लोग इसमें अध्ययन। ये तो व्यक्तिगत प्रश्न है आपका जी। ये जो आपने व्याख्या की है वो कि एक व्यक्ति के लिए। हम सामूहिकता में बात करें, जैसे ज्योग्राफी हम क्यों पढ़ें? पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए। वही ज्योतिषी क्यों हम पढ़ें? ज्योतिष इसीलिए विज्ञान की श्रेणी में, चूंकि आप देखें तो कई विश्वविद्यालयों में एक विषय के रूप में, जैसे आपने कहा भूगोल को हम लोग एक विषय के रूप में पढ़ते हैं बहुत, उसी तरह से ज्योतिष शास्त्र का भी अध्ययन वैदिक काल से ही, ईसा पूर्व 1000 वर्ष पूर्व, जब हमारे यहाँ बड़े बड़े विद्वान हुए थे इसमें ज्योतिष में, और ग्रीस का नाम हम लोग जानते हैं, वहाँ भी इसमें बहुत अध्ययन हुआ था। वर्तमान में भी साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में इसमें बड़े अच्छे कृष्णमूर्ति जी हुए हैं और BV रमन जी हुए हैं, और यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट्स की भी कई विश्वविद्यालयों में एक विषय के रूप में इसका अध्ययन किया। नहीं, वो तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी है जी, लेकिन उसका रोजगार से कोई लेना देना नहीं। रोजगार से तो देखिए, जोड़ने के लिए तो बहुत से आप देखेंगे कि बहुत से लोग इसको रोजगार के रूप में भी अपनाते हैं। बहुत से आप देखेंगे टीवी चैनल्स में, तो रोज़ सुबह आप 8-9 बजे देखेंगे कि बहुत से पंडित जी लोग या विद्वान ज्योतिष के जो है इस पर आते हैं, जिन्होंने एक कैरियर के रूप में इसको अपना रखा है। हाँ, लेकिन उसके लिए वो विद्वता के बजाय अपना सल मुड़ाना और उसके बाद गहना पहन लेना और अपने आप को एक बड़ा एक विद्रूप और बड़ा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक वैज्ञानिक अध्ययन है और इसको व्यावसायिक रूप देना ठीक नहीं है। और जो लोग इसमें वास्तविक रूप से संलिप्त हैं, जिनका गहन अध्ययन है या जो बहुत रुचि रखते हैं, वो इसको कभी व्यावसायिक रूप प्रदान नहीं करते। लेकिन आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग उसी टेलीविजन और दूसरे को देख करके सर मुड़ाए हुए व्यक्तियों को और
बड़ा जादुई भाव वो तो हमारे समाज में देखें वो एक अलग विषय है कि बहुत सी कुरीतियां, अंधविश्वास व्याप्त है। उन्होंने अपने आप को व्यावसायिक तौर पर स्थापित करने के लिए नई ट्रिक्स बनाई। आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझदार भी व्यक्ति हैं, आपने ज्योतिष को आम आदमी से जोड़ने के लिए कोई चुंबकीय व्यक्तित्व क्यों नहीं विकसित किया, कोई आकर्षण विकसित क्यों नहीं किया? किसके अंदर? अपनी अपनी ज्योतिष में, अपने विद्वानों जिसको आप मानते हैं, आप अपने आप बात की बात। नहीं, मैं अब जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, मैं इसे कभी व्यक्तिगत या व्यावसायिक रूप से नहीं लेता हूँ। और बहुत से लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं और सिर्फ उनके लिए जब आवश्यक होता है तो मैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो लोग पैसा उगाते हैं वो बेकार ज्योतिष जी हैं, फर्जी हैं, और जो कोई पैसा नहीं लेते हैं, उनका कोई व्यावसायिक लाभ नहीं है, वो बहुत ज्ञानी है? जो मेरा मानना है कि जिसको ज्ञान है वो उसको व्यावसायिक रूप नहीं देता है। अच्छा, स्थिति समाज में आपकी क्या है? पढ़े लिखे लोगों का कोई कहीं स्थान आपको दिखाई पड़ रहा है? सारे लोग उन्हीं की तरफ भागते हैं, आपकी तरफ तो नहीं आते? नहीं, मैं जहां तक मेरा प्रश्न, मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा हूँ जी जी, ये मैं इंडिविजुअली आपसे कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ज्योतिषी के तौर पर देख रहा हूँ कि वो जो प्रबुद्ध आपका तो ये तो आजकल ये प्रथा तो पूरे विश्व में चल रही है कि अगर आप मार्केटिंग करते हैं तो वो चीजें सामने आती हैं। तो इस क्षेत्र में आपके ग्रह नक्षत्र आपके साथ काम नहीं करते? ग्रह नक्षत्र से मतलब क्या तात्पर्य? मतलब वो जो लोग आडंबर के साथ पूरा काम करते हैं उनके साथ ग्रह नक्षत्र काम करते हैं, और चूंकि आप पैसा नहीं लेते हैं इसलिए वो आप ग्रह नक्षत्र आप आम आदमी के लिए ज्योतिषी नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग जो वास्तविकता से परिचित होते हैं तो वो ऐसे आडंबर की तरफ नहीं जाते हैं। परसेंटेज क्या है आपका और उनका? नहीं, मैंने देखा है कि ज्योतिष के बहुत से ऐसे विद्वान हैं, बहुत से कई विश्वविद्यालयों से निकले हुए लोग हैं जिनको वास्तविक ज्ञान है, वो व्यावसायिक रूप में कभी नहीं जाते हैं और वो समस्याओं का निराकरण करते हैं और उनके साथ बहुत से लोग जुड़े होते हैं, लेकिन उनको प्रसिद्धि या ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन जिनका ज्ञान मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत गहन नहीं होता है, और तो वो मार्केटिंग की तरफ या उसको व्यावसायिक बनाने की तरफ। मैं वही जानना चाहता हूँ, अनुपात क्या है आपका और उनका? कम है, ऐसे लोग कम हैं जो व्यावसायिक रूप से नहीं इसमें संलिप्त होते हैं। आपने बातचीत के दौरान कहा कि बृहस्पति महाराज, जी, यानी जो ग्रह हैं वो व्यक्ति के तौर पर उनको पहचान रहे हैं, ये क्या है? नहीं, बृहस्पति महाराज मैंने इसलिए कहा क्योंकि बृहस्पति जी देवताओं के गुरु रहे हैं और ग्रहों के भी गुरु माने जाते हैं। नहीं, इनको व्यक्ति के तौर पर आप देखते हैं या उनके विशेषण के तौर पर देखते हैं? नहीं, ग्रहों के रूप में ही देखते हैं। ये एक विज्ञान के रूप में जब हम इसको देख रहे हैं तो हम ग्रहों के रूप में ही देखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो प्राचीन अवधारणाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे जो पुराने भृगु महाराज थे, वराहमिहिर जी थे, इन लोगों का जो अध्ययन है, तो जो प्राचीन अध्ययन है उसको भी कहीं न कहीं इसके साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि उस काल का भी जो अध्ययन है वो वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हुआ है। आप जो गणना करते हैं, और आपने बताया कि आज से हजारों साल पहले ऋषियों ने ऐसा बनाया, उन गणनाओं के आधार पर नॉस्ट्रेडमस ने तो बिना कुछ पढ़े लिखे कर दिया था, लेकिन उसकी भी चर्चा आज तक चलती है। देखिए, ज्योतिष कई रूप से है, ये हम नहीं कह सकते कि नॉस्ट्रेडमस ने वैज्ञानिक अध्ययन किया था कि नहीं किया था, और बहुत कुछ ये तो पुस्तकों से ही प्राप्त होता है ज्ञान। जैसे भृगु जी ने क्या अध्ययन किया था या वराहमिहिर ने क्या अध्ययन किया था, ये पुस्तकों से ही ज्ञात होता है। उन्होंने अपने ज्ञान को श्लोकों के रूप में प्रस्तुत किया था। उस काल में आज से जो लगभग 3000 वर्ष पूर्व हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो ग्रहों की चाल की गणना की थी, तो वो आज भी उसी प्रकार से होता है। लेकिन उसके समीकरण और आपकी पुस्तकें दिखाई नहीं रही हैं। पुस्तकें हैं उनकी, सब पुस्तकें। तो जो लाल किताब आती है, रावण संहिता है, ये सब वही है? इनके विषय में बहुत प्रामाणिक अध्ययन नहीं मिला है, लेकिन भृगु, वराहमिहिर या ऐसे और कई विद्वान रहे हैं जिनकी पुस्तकें उपलब्ध हैं। ये जरूर है कि भाषा या व्यक्त की शैली उनकी दूसरी थी, संस्कृत पे उनकी मुख्य भाषा संस्कृत थी, इसलिए उन्होंने अपने ज्ञान को श्लोकों के रूप में प्रस्तुत किया था। लेकिन जब आज के जो बड़े ज्योतिषी हैं, जैसे रमन जी हैं या कृष्णमूर्ति जी हैं
या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो वर्क हो रहा है, तो जब हम उनके रिजल्ट्स को और प्राचीन भारतीय विद्वानों के परिणामों की तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों में कहीं ना कहीं बहुत साम्यता मिलती है, तो उससे उनकी प्रामाणिकता सिद्ध होती है। गणित को लेकर के एक कुछ लोग हैं, अभी हाल में मैडम थी, वो गणित पे बहुत सेकंड्स में बहुत खरबों का प्रश्न सॉल्व किया करते थे। वो चमत्कार था या उनकी निजी मेधा थी, और उसका ज्योतिष से क्या लेना देना था? ज्योतिष से तो गणितीय आकलन की कोई तुलना नहीं की जा सकती है, लेकिन मेधा तो उनके अंदर ही है। उसका ज्योतिष पर नहीं है। वो नहीं, ज्योतिष से कहीं ना कहीं, ज्योतिष से किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व या उसके जो उसके अंदर विशेषताएं होती हैं उसके विषय में तुरंत ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। कई मामलों में जो ज्योतिषी होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, खासतौर से भारत के जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कहते हैं कि साहब आत्मगौरव के तौर पर कि हम तो विश्व गुरु हैं। अभी आईबीएम के चीफ ने एक फैसला, अपना कमेंट दिया है कि हमारे यहाँ कुशल कार्मिकों की संख्या बहुत कम है। तो ये क्या विद्रूप भाव है? देखिए, अपने क्षेत्र में अध्ययन, जैसे आध्यात्मिक अध्ययन या प्राचीन काल में मैंने कहा कि सिर्फ 2 ही देश ऐसे थे जहाँ पर विज्ञान की प्रगति हुई थी। जिस काल की मैं बात कर रहा हूँ, ईसा से लगभग 1000 वर्ष पूर्व भारत में जो वैदिक काल था, या जो 1000 वर्ष पूर्व ग्रीस में होमर, थेल्स, एनेक्सिमेंडर, हिकैटियस, हेरोडोटस, अरस्तु जैसे विद्वान हुए थे। तो इनका जो वैज्ञानिक अध्ययन का काल था, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत प्राचीन काल से ही विश्व गुरु रहा है। ज्योतिष में रत्न ग्रह का क्या है? देखिए, ये बहुत सामान्य सा, जैसे कि हम जब बीमार पड़ते हैं तो कोई औषधि लेते हैं, उसी प्रकार से जब कोई ग्रह अगर हमको लाभ पहुंचाने की स्थिति में है और अगर उसके अंदर शक्ति कम है, तो फिर हम उसका जो रत्न है, उसका रत्न धारण करते हैं, तो उससे उस ग्रह का प्रभाव बढ़ जाता है। तो अगर कोई ग्रह में लाभ पहुंचाने की स्थिति में है और वो निर्बल है, अधिक अंश का है या कम अंश का है, तो उसको सबल बनाने के लिए ग्रहों को धारण करते हैं। और उसका बहुत प्रभाव, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो पूरे भाग्य को परिवर्तित कर देता है, लेकिन 15 से 20% तक इनका प्रभाव पड़ता है। कंप्यूटर पर जो फलित निकलता है, ये क्या है? देखिए, कंप्यूटर का प्रयोग ज्योतिष में गणना करने के लिए तो ठीक है, लेकिन कंप्यूटर में इतना ज्ञान जो है नहीं डाला जा सकता तो है। व्याख्या करना चाहिए कि वो उसके फलित ज्योतिष के विषय में, फलित ज्योतिष जो है वो एक कुशल ज्योतिषी ही, क्योंकि किसी की भी कुंडली में बहुत से सकारात्मक योग होते हैं और बहुत से नकारात्मक योग भी होते हैं, और उनका क्या प्रतिफल निकल रहा है, उसका क्या आकलन है, वो एक ज्योतिषी ही कर सकता है। कंप्यूटर के द्वारा वो गणना संभव नहीं। ज्योतिष समष्टि में है या व्यष्टि में, मतलब इंडिविजुअली प्रभावी है या टोटलिटी में? एक व्यक्ति के लिए है या सामूहिकता के तौर पर? नहीं, व्यक्ति के ही तौर पर है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी प्रेडिक्शन करने के लिए उसकी सही जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म समय की आवश्यकता होती है। कभी कभी स्थान ज्योतिष जो है वो टोटलिटी की तरफ ले जाता है। लेकिन एक व्यक्ति का पर जब ग्रहों का विश्लेषण करते हैं तो आपके साथ एक पूरा उस जातक के पास पूरा ब्रह्मांड होता है। उसमें एक सूर्य भी होता है, एक शनि भी होता है, एक राहु भी होता है, केतु होता है। तो कितने सौर मंडल लेकर के घूमते हैं आप एक व्यक्ति के साथ? तो उसको एक व्यक्ति के व्यष्टि के बजाय हम समझते हैं, जैसे हम जिस सौर मंडल में हैं उसी के आधार पर चलते हैं, और बाकी जो दूसरे हैं सौर मंडल, वो तो उनकी दूरी बहुत अधिक है, उनका प्रभाव उतनी दूर से नहीं पड़ता है। तो एक निश्चित दूरी से ही जितने ग्रह जो हमारे पास हैं, हमारे सौर मंडल में हैं, उनका प्रभाव हर व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि वो ग्रह भी स्थिर नहीं है, वो लगातार गोचर में परिवर्तनशील है। तो कब एक ग्रह दूसरे ग्रह से कौन सी स्थिति खडाष्टक योग बना रहा है या कौन सा योग बना रहा है, अलग अलग व्यक्ति की जो जन्मपत्रियां होती हैं उस पर अलग अलग समय में अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो सामाजिक तौर पर जो घटनाएं होती हैं, सामूहिक घटनाएं हो जाती हैं, उसको उसका आकलन कर पाना, उसका पूर्वावलोकन कर पाना या उसका निदान कर पाना, ये ज्योतिष के बस की बात नहीं है। जैसे कई बार, जैसे
प्रश्न पत्रिका बनती है, प्रश्न कुंडली बनती है, स्थान कुंडली बनती है। जैसे कभी किसी स्थान पर जब कोई दुर्घटना होती है तो वो उस स्थान की कुंडली बनती है। जब कभी कभी आप देखते होंगे कोई एयरप्लेन क्रैश हो जाता है या कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है और कहा जाता है कि अकाल मृत्यु हुई है, तो वहाँ पर स्थान कुंडली वो प्रभावी होती है। जैसे उत्तराखंड पर विनाश हुआ, उसके लिए ज्योतिषी क्या कर रहे थे? नहीं, उसके लिए यही मैंने जो आपसे कहा कि पूर्वावलोकन। स्थान कुंडली जो है, नहीं, आप कब तक देखेंगे? पहले से क्यों नहीं देखा गया? अब ये हम अगर कोई उस स्थान के बारे में, अगर वहाँ पर कोई ऐसे ज्योतिषी निवास करते हैं जो उस स्थान से बहुत ज़्यादा जिनका संबंध है और वो वहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं या वहाँ की गणना कर रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक, आपने जो कुछ भी बताए उससे चाहे वो प्रश्न हो या उसका समाधान हो और उसका उपाय हो, उसमें ऐसा साबित हो रहा है कि किसी भी जातक का भविष्य भाग्य बदला जा सकता है। नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसी का भविष्य बदला जा सकता है, लेकिन कुछ परिवर्तन अवश्य किया जा सकता है। और वो ग्रहों की क्षमता या जिसको कहते हैं उनकी शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। ज्योतिष के जैसे अगर कोई ग्रह निश्चित रूप से किसी का मार्केश बना रहा है और अगर ज्योतिषी गणना से किसी मृत्यु का समय निकल रहा है तो और वो उतना प्रभावी नहीं है वो ग्रह, तो उसको निश्चित रूप से रत्नों के माध्यम से या कुछ और उपाय करके उसको कुछ सीमा तक परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन कुछ अकाट्य योगी जो होते हैं उनको नहीं काटा जा सकता है, या कोई ज्योतिषी किसी का भविष्य नहीं बना सकता है, उसके भविष्य के विषय में बता सकता है। राजन जी, आप तो विदुषी व्यक्ति हैं, हम जानना चाहते हैं कि मार्केश शब्द का इस्तेमाल आपने किया, मृत्यु संयोग है, वो दुर्योग है, उसके साथ काल सर्प भी है, महाकाल सर्प है, फिर मृत्युंजय है, ये पूरा पाखंड है या हमारी वास्तव में इनका कोई दम है इनमें? नहीं, निश्चित रूप से होता है। ये कुंडली में बहुत से राजयोग बनते हैं, बहुत से सुयोग बनते हैं, बहुत से दुर्योग भी बनते हैं। जब कोई भी व्यक्ति पैदा होता है उसमें जो ग्रहों की स्थिति होती है तो उसमें कई शक्तिशाली अच्छे योग भी बनते हैं और कई बुरे योग भी बनते हैं। संस्कृत का कोई श्लोक जो इसको मृत्यु महामृत्युंजय कहा जाता है, वो किसी के मृत्यु को कैसे टाल सकता है? नहीं, ये तो पुरानी, देखिए इस श्लोकों के विषय में भी बहुत से वैज्ञानिक, प्रश्न आस्था का नहीं है, तर्क की बात। देखिए मेरा इसमें ये मानना है कि ये प्रयोग की बात है। ये प्रयोग, ये आप आस्था की बात कर रहे हैं, हम विश्वास की बात कर रहे हैं। आस्था के साथ साथ मैं प्रयोग की बात भी कर रहा हूँ कि जहाँ तक, जैसे आपने महामृत्युंजय मंत्र का जिक्र किया, अभी बताया उसके बारे में, ओम ह्रौम जूम सौम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान् मृत्यु मृच्छेमा अमृतात्। तो मैं इस विषय में ये कहूँगा कि आज से नहीं, हजारों वर्ष से प्रयोग में ला करके देखा गया है। विज्ञान क्या है, प्रयोगों के माध्यम से ही हम सिद्ध करते हैं। प्रश्न वही है कि मृत्युंजय मंत्र है वो सीधे सीधे मृत्यु के साक्षात्कार का है और आप उसके निषेध की बात करते हैं। नहीं, महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा अमृतात् मतलब मृत्यु को दूर किया जा सकता है। ढोंगियों को कैसे रोका जाए ज्योतिष क्षेत्र से? देखिए, वो तो ढोंगी तो आज के हमारे समाज में हर क्षेत्र में है, तो ज्योतिष में भी होंगे, हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ आप गोरक्षक की भूमिका में आने की स्थिति में हैं क्या? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से अपने विषय में या जो मेरे निकट के हैं तो उनको मैं निश्चित रूप से सही दिशा, सही मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित कर सकता हूँ, प्रयास कर सकता हूँ। नहीं दूसरे का। लेकिन मैं सबकी अपना अपना व्यक्तित्व है, सब पर अपने ग्रहों का प्रभाव है, तो वो उनको बहुत परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति ज्योतिष पर विश्वास किस तरीके से करे? देखिए, विश्वास तभी होता है जब व्यक्तिगत अनुभव से व्यक्ति गुजरता है।
किसी को कोई विश्वास नहीं दिला सकता है। बहुत से लोग ज्योतिष पर विश्वास करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते हैं, और ये सब उनके व्यक्तिगत अनुभवों पर निर्भर करता है। तो आप ये हुआ कि व्यक्तिगत है, इसका मतलब व्यक्ति की समस्याओं का निदान ही है ज्योतिष। उसको सामाजिकता के तौर पर, ये हम चाहेंगे पूरे जौनपुर या पूर्वांचल या उत्तर प्रदेश या भारत या पूरे ब्रह्मांड को हम सुधारें, वो नहीं मुमकिन है। नहीं, ज्योतिष का प्रयोग, देखिए, कोई भी एक व्यक्ति किसी भी चीज को सुधारने का तो दावा नहीं कर सकता है। लेकिन आपके ग्रह तो करते हैं। सूर्य ग्रहण होता है, पूरे सृष्टि पर, चंद्र होता है, ग्रहण होता है, पूरे पे कर देता है। तो फिर आपके माध्यम से सामाजिक कल्याण क्यों नहीं हो पाता उसका? नहीं, सभी प्रयास करते हैं। जो लोग इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं, जो अच्छे लोग हैं, विद्वान हैं, वो निश्चित रूप से प्रयास करते हैं। भूगोल विषय है आपका, एसोसिएट प्रोफेसर हैं आप, अचानक कैसे ज्योतिष पे आ गए? नहीं, मेरे ख्याल से मैं भूगोल में आने के पूर्व से ज्योतिष में हूँ। भूगोल तो मैंने पहली बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब मैंने अपने विषय लिए, तब बीए में, ग्रेजुएशन में मैंने भूगोल को प्रथम बार लिया था। लेकिन ज्योतिष में मेरी रुचि, मेरे ख्याल से मैं जब कक्षा 7-8 में था तभी से हो गई थी। और वो मेरी कुंडली में शायद मेरे जो ग्रह बैठे हुए हैं वो मुझको उस तरफ ले गए। दक्षिणा नहीं लेते आप? नहीं, कभी नहीं। दक्षिणा न लेने से ज्योतिष का को लेकर के संरक्षण कर रहे हैं आप, या उसको उपेक्षित कर रहे हैं? नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत वो है। और मैं ये निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि अगर कोई वैज्ञानिक रूप से, वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से इसमें जुड़ा है, अंधविश्वास और कुरीतियों से दूर है, तो फिर उसको इन सब चीज़ों के लिए पैसा या व्यावसायिक रूप प्रदान करना, इसको कहीं से भी उचित नहीं। क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसे लोग जो आप जैसे हम ख्याल लोग हैं, उनको मिल करके एक नया अभियान छेड़ना चाहिए जो पाखंडियों को अलग कर सके, आइसोलेट कर सके, या उनको देखिए, करने को तो जो भी इस समय सामाजिक स्थिति है, सामाजिक, मैं राजनीतिक तो नहीं कहूँगा, लेकिन सामाजिक उस पर ही मैं कहूँगा कि ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ सबको मिलकर कार्य करना चाहिए। लेकिन फिर तो आप जो दूसरे लोग काम नहीं कर रहे हैं उसका बहाना लेकर के आप भी कुछ नहीं करने? नहीं, मैं निश्चित रूप से व्यक्तिगत स्तर पर अपने पूरा प्रयास करता हूँ, लेकिन दूसरों के विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। आपके जीवन में आपके ज्योतिष ने क्या प्रभाव डाला, किन घटनाओं को लेकर के? नहीं, बहुत प्रभाव डाला है। और व्यक्तिगत रूप से मैं कहूँ तो जब मैंने अपनी कुंडली देखी थी तो उसमें 3 बार जो है ऐसी स्थितियाँ थीं कि मृत्यु होगी या नहीं होगी, और वो तीनों मौके और उनके विषय में जानकारी मुझे हुई, और ऐसा अनुभव भी हुआ। मेरे 3 बहुत भीषण एक्सीडेंट हुए। एक बार मसूरी में हमारी बस 100 फीट नीचे गिरी और बहुत भीषण दुर्घटना थी। और भी ऐसी 2 घटनाएं हुई जिनके विषय में मुझे पूर्वानुमान था कि इस समय हो सकती है, और उसके लिए दूर मृत्यु को टालने के प्रयास भी थे। तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि आज मैं जीवित हूँ तो उसके पीछे भी ज्योतिष का एक बहुत बड़ा योगदान है। ज्योतिष में मतलब अपने जीवन में आप भूगोल को आगे बढ़ाना चाहते हैं या ज्योतिष को? निश्चित रूप से दोनों को। हाँ, मुझे थोड़ा सा ये जो कृष्णमूर्ति पद्धति है उसके बारे में थोड़ा बताइए। कृष्णमूर्ति पद्धति कैसी है, और ये बनारस के जो ज्योतिषी हैं उनके बारे में कुछ बताइए। जैसे कृष्णमूर्ति पद्धति जो है, ये ज्योतिष को और वैज्ञानिक ढंग से उसका अध्ययन करते हैं, और ये दक्षिण भारतीय पद्धति है। और जो हमारी उत्तर भारतीय, जो काशी की जो आपने बात की, तो ये उत्तर भारतीय पद्धति है। दोनों की गणनाओं में अंतर है। और यहाँ बनारस में कौन है इस तरह से जो पिछला परंपरा से है? बनारस में भृगु जी की परंपरा के, वरामिहिर जी की परंपरा के, जो हमारा प्राचीन ज्योतिष है, फलित ज्योतिष, उससे संबंधित है। भृगु संहिता हमने बचपन से देखी। पापा हमारे बताते, पापा हमारे ज्योतिषी हैं, थोड़ा सा छोटे मोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, तो वो बताते प्रतापगढ़ से कहीं भृगु के संपर्क है। प्रतापगढ़ पर ज्योतिषी बहुत ज्यादा होता है। देखिए, जो आपने अभी जिक्र किया था लाल किताब का, और तो इन सब किताबों के कई पार्ट्स हैं जिसके विषय में कहा जाता है कि वो इनके पास है, वो इनके पास है। तो लेकिन जो आज की वर्तमान ज्योतिष है, जो वैज्ञानिक ज्योतिषी अध्ययन है, तो वो कहीं ना कहीं उनसे प्रेरित जरूर हैं, उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। नहीं, इनका प्रश्न दूसरा है, वो प्रतापगढ़ से देख रहे हैं। लेकिन मेरी जानकारी है कि कम से कम भारत में कम से कम 200 से ज्यादा स्थान ऐसे हैं जिनके जन्म का क्षेत्र भृगु को से माना जा रहा है। ये क्या है?
उस समय उन्होंने वर्णन किया था उन स्थानों के विषय में, इसीलिए उनसे संबंधित माना जाता है। जैसे आपने काल सर्प योग के विषय में बात की थी, तो उसके विषय में आज भी कहा जाता है कि नासिक में ही काल सर्प योग की पूजा होती है और कहीं नहीं की जा सकती है। जैसे मंगल दोष होता है कुंडली में, तो विवाह के पहले अगर कुंडली में मंगल दोष है तो उसका जो निराकरण होता है वो सिर्फ उज्जैन में मंगलनाथ जी के मंदिर में होता है और कहीं नहीं होता है। मंगली एक बड़ा फ्रॉड बनता जा रहा है। नहीं, फ्रॉड बिल्कुल नहीं है। ये एक अकाट योग्य होता है। अगर आपकी कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वें घर में लग्न कुंडली से अगर मंगल है तो मांगलिक हैं आप। ये अष्टम पष्टम लष्टम के चक्कर में मैंने देखा है कई लोग जो मंगली नहीं थे उनका भी दाम्पत्य जीवन समाप्त हो गया, वो क्या? नहीं, उसके विषय में निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि उनकी पत्रिका बनी थी कि नहीं बनी थी, या विवाह के पूर्व पत्रिका को मिलाया गया था कि नहीं मिलाया गया था। लेकिन मंगल योग का निश्चित रूप से दुष्परिणाम अगर दोनों कुंडलियों में, हालांकि अब आजकल का जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है वो ये कहती है कि जैसे हमारी जो प्राचीन ज्योतिष है वो सिर्फ मंगल ग्रह की गणना करती है, लेकिन जो अब वर्तमान में जैसे दक्षिण भारतीय पद्धति या पश्चिमी पद्धति है वो कहती है कि 4 क्रूर ग्रह होते हैं, सूर्य, शनि, मंगल और राहु। इनसे दोनों कुंडली में पति पत्नी में सामंजस्य इन चारों ग्रहों का होना चाहिए, शक्ति जो है बराबर होनी चाहिए। अगर उसमें बहुत अंतर आता है तो उसके निश्चित रूप से दुष्परिणाम वैवाहिक जीवन में जो आप कह रहे हैं वो देखने को मिलता है। बद्रीनाथ कविराज जी वगैरह का भी उसमें कई बार जिक्र है कि वो भी ज्योतिष के बारे में ठीक थे, उनके बारे में। हाँ, तो वो उसी परंपरा के हैं, उसी परंपरा। कौन सी मृत्यु श्रेष्ठ है? ये तो आध्यात्मिक प्रश्न हुआ, ज्योतिष का नहीं। नहीं, संतुष्ट का व्यक्तिगत प्रश्न है ये तो। मनुष्य संपूर्ण रूप से संतुष्ट होकर के पूर्ण आयु प्राप्त करके मृत्यु के निकट जाता है तो वो। देवकीनंदन शास्त्री जी हुए थे वाराणसी के एक 64 घाट के, मैंने उनका इंटरव्यू किया था और उन्होंने बताया था कि मृत्यु के बाद अलग तरीके से चेहरा बदल जाता है। कई लोगों का मुंह बदल जाता है, आंख फट जाती है, ब्रह्म खुल जाता है, कुछ लोगों का पृष्ठांग फट के जाता है। ये सब क्या है? ये अब इसकी तो अलग अलग विवेचना की जा सकती है, लेकिन मैंने जो आपको अभी पिछले प्रश्न का जो उत्तर दिया कि मनुष्य अपने जीवन में कितना शांत हो करके, कितना संतुष्ट प्राप्त करके प्रस्थान करता है इस लोक से, उसके चिन्ह जाते समय उसके चेहरे पर आते हैं। कभी आपने शोध किया कि जो पाखंडी ज्योतिषी हैं उनकी मृत्यु कैसे होती है? नहीं, मृत्यु का तो सबका कुंडली में अगर ज्योतिषी दृष्टिकोण से देखें तो सबका निश्चित ये रहता है कि किसकी मृत्यु किस प्रकार से और किस समय होगी, ये ज्योतिष से ज्ञान होता है। अच्छा, जो लोग पैसा लेते हैं फीस लगा के और बड़े होटलों में आते हैं, ये क्या होता है? नहीं, उस परिपाटी को मैं कभी भी समर्थन नहीं देता हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो व्यक्ति वास्तविक रूप से ज्योतिष में संलग्न है और वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हैं वो कभी भी इसको व्यावसायिक रूप प्रदान नहीं करेंगे। ज्योतिष का प्रकृति जैसे ज्ञान अपने आप में एक तरलता का प्रतीक है, प्रवाह है। नदी को लेकर के, और खासतौर से ज्योग्राफी के व्यक्ति हैं आप, वो पूरा बुरी तरह संकुचन और पूरा संक्रमण होता जा रहा है। इसको जोड़ने की कोई जरूरत महसूस करते हैं या उसको कैसे उसका निदान किया जाए, आपको लगेगा? देखिए, मैंने अभी आपसे बताया स्थान ज्योतिष के विषय में, तो किसी भी स्थान के ऊपर ग्रहों का प्रभाव, स्थान कुंडली भी बनती है और प्रभाव पड़ता है। और कोई भी स्थान अचानक प्राकृतिक दुर्घटनाओं से नष्ट होता है, कहीं सुनामी आती है, कहीं ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो उनका आकलन जो है स्थान कुंडली के माध्यम से किया जाता है और उसके निराकरण होते हैं। तो उसका प्रयोग करके हम, जो आप कह रहे हैं कि संकुचन हो रहा है और नदियों पर और इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो उसका प्रयोग यहाँ पर किया जा सकता है। सामान्य तौर पर एक शिक्षक, खासतौर पर जो प्रोफेसर है जैसे व्यक्ति, वो उसके पास अपनी ही पाठ्य सामग्री इतनी ज़्यादा होती है और उसके शोध के दायित्व इतने होते हैं कि वो उसी में उलझा रहता है। आपके पास दूसरा भी एक बड़ा गुरुतर दायित्व है, तो ये दोनों आडंबर एक साथ कैसे संभालते हैं आप? आडंबर का प्रश्न नहीं है। मैं ज्योतिष, मेरा, मैंने आपसे कहा, कोई व्यवसाय नहीं है, मेरा सिर्फ अध्ययन है। और जो लोग मुझसे बहुत व्यक्तिगत रूप से
जुड़े रहते हैं या जो मुझसे समस्या का किसी अपनी समस्या को उसका विचार करते हैं मुझसे, मैं उसको, नहीं तो मेरा ज्योतिष में कोई नहीं है, विषय के प्रति ही ज़्यादा संलग्नता है। तो तकरीबन 35-40 साल से आप ज्योतिष में हैं। जी हाँ। 40 में मानवीय प्रवृत्ति में क्या फर्क आया ज्योतिष में लेकर? मानवीय प्रवृत्ति में परिवर्तन तो सामाजिक अधिक है। ज्योतिष के अनुसार तो जैसे मनुष्य पहले था, ज्योतिष ये गणना करता है कि किसी मनुष्य का व्यक्तित्व कैसा है, तो वो तो जैसे व्यक्तित्व तब हुआ करता था वही व्यक्तित्व आज भी है। सामाजिक परिस्थितियों का अलग प्रभाव पड़ता रहता है और मनुष्य के ऊपर गहन प्रभाव पड़ता है। ये मुठकरनी और सौतन से विवाद और प्रेम को लेकर शर्तिया ज्योतिष तंत्र, जो जादू टोना और तंत्र मंत्र, ये क्या है? नहीं, ज्योतिष में जादू तंत्र मंत्र का स्थान नहीं है। हाँ, मंत्र निश्चित रूप से होते हैं और मंत्र कई प्रकार के होते हैं। सात्विक मंत्र होते हैं, तामसी मंत्र होते हैं और उन मंत्रों की पूजा होती है अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे कामाख्या मंदिर में अगर आप आसाम में जाएंगे तो वहाँ तामसी मंत्रों की होती है और कई स्थानों पर सात्विक मंत्रों की होती है। लेकिन जो जादू और टोना और ये सब तो हमारे आदिवासी समाज से संबंधित चीज़ें हैं या जो लोग नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं उनसे संबंधित है। उसका भी किसी सभ्य अध्ययन से उसका कोई संबंध नहीं है। अघोर समुदाय के पास भी अपने तंत्र मंत्र होते हैं। आपके और तंत्र मंत्र, उनके तंत्र मंत्र में क्या फर्क है? नहीं, मैंने कहा ना कि तंत्र मंत्र का ज्योतिष से संबंध दूसरे प्रकार का है और अघोर पंथ जो है वो एक दूसरे प्रकार की विधा है, दूसरे प्रकार की शैली है, जीवन शैली। उसमें वो अलग तरह के प्रयोग किए जाते हैं और जो व्यक्ति उसमें जाते हैं वो एक अलग, ज्योतिष शास्त्र से उसका कोई गहन संबंध स्थापित नहीं। कुछ ज्योतिषी ऐसे होते हैं जो उस परंपरा में भी जाते हैं, लेकिन एक वैज्ञानिक ज्योतिषी अध्ययन से उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। आप क्षत्रिय हैं, पंडित जी बन रहे हैं, सन्यासी बनने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्या है? नहीं, देखिए, ये तो फिर इसमें भी ज्योतिष आता है और किसी भी व्यक्ति कुंडली में 4 प्रकार के ब्राह्मण, क्षत्रिय वर्ण होते हैं जो कि आज की जो ये जाति परंपरा है उससे संबंधित नहीं है। प्रवृत्तियों को लेकर, वो प्रवृत्तियों को लेकर के हैं। तो मैं निसंदेह, मेरा भोजन या जो कुछ मेरी कुंडली में मेरा ब्राह्मण वर्ण है तो मैं उसी के अनुसार मुझे जीवन शैली प्राप्त हुई। कुछ है? हाँ सर, जैसे एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी कई बार घालमेल कर दिया जाता है, उसको हम लोग अलग करके कैसे देखेंगे? नहीं, एस्ट्रोनॉमी वो अलग है और एस्ट्रोलॉजी, लेकिन घाल मार कर जो लॉजिक देना होता तो एस्ट्रोनॉमी दे देते हैं और जब जवाब देना होता तो एस्ट्रोलॉजी का। नहीं, दोनों अलग विधाएं हैं, उनको एक दूसरे से जोड़ा नहीं जा सकता है। नहीं, जैसे ग्रहों का पूरा सिस्टम तो एस्ट्रोनॉमी पे है और उसको जोड़ देते हैं एस्ट्रोलॉजी से। दोनों की अध्ययन शैली अलग है, उनको संबंधित नहीं किया जा सकता है। ये प्रोफेसर पीएल टम्टा कुछ प्रश्न कुछ नहीं, मेरा ये है कि जो बोल रहे हैं ना एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र अलग है, वो आपके जो और जो गैलेक्सीज हैं, सौर मंडल, वहां तक का अध्ययन करते हैं। हाँ, लेकिन ग्रहों का लेके यहाँ तो आते हैं। हम तो एक ही सौर मंडल में हैं। हमारे सौर मंडल में कितने तारे हैं बताओ? हो रहे हैं ना, आप बताओ भाई। खरबों हैं। यही तो गलत है, इसीलिए मैं आपका क्वेश्चन देख रहा था। हमारे सौर मंडल में सिर्फ एक ही तारा है, सूर्य। तो हम दूसरे सौर मंडल तो बहुत दूर है, प्रकाश वर्ष में। तो आपका जो ब्रह्मांड है वो पीएल टम्टा सूर्य है और बाकी भाभी जी और जो बच्चे हैं ऐसी बात कर रहे हैं। ब्रह्मांड देखिए, ब्रह्मांड गैलेक्सी तो बहुत दूर की बात है। हम तो गैलेक्सी बहुत एक जो सुई का नोक होता है उतने पे हैं। राजन जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपका बहुत लंबा समय दिया। नहीं, आपका सानिध्य प्राप्त हुआ और ये मेरे लिए बहुत सुखद अनुभूति है। धन्यवाद। तो ये हैं प्रोफेसर राजेंद्र कुमार सिंह जी, जिन्होंने हमारे हर सवाल का, हर उल्टे पुल्टे सवाल का बहुत धैर्य के साथ जवाब दिया और पूरे संतुष्टपूर्ण तरीके से उन्होंने हमें समझाया, हमारे हर सवाल का जवाब दिया। इसी के साथ ही दौलती को हमें इजाज़त दीजिए, अगली बार फिर दूसरे किसी मौसले पर, दूसरी जगहों पर, किसी दूसरे व्यक्तित्व के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक कुमार सोबीर को इजाज़त दीजिए। अगर आपको हमारा ये चैनल और उसका कंटेंट पसंद आया है तो आपसे गुजारिश है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि दौलती ऐसे लगाई जाती है।